नमस्कार दोस्तों। दुनिया में असली ताकत किसके पास है? सरकारों के पास, अरबपतियों के पास या फिर किसी और के पास? जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 20 देश मिलकर दुनिया की लगभग 85% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली ताकत है। यही वो देश हैं जो तय करते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, कौन सी नीतियां बनेंगी और किस फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और ये सब होता है एक ही मंच पर, जिसे हम कहते हैं G20। यहां सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती, यहां वैश्विक राजनीति की दिशा तय होती है। तेल के दाम, व्यापार के नियम और देशों के बीच ताकत का संतुलन, सब कुछ यहीं तय होता है। इसे एक शतरंज की बिसात की तरह समझिए, जहां हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जाती है और हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे G20 आखिर है क्या, ये दुनिया का सबसे ताकतवर मंच कैसे बना और इसके फैसले आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साल 2008 दुनिया की अर्थव्यवस्था के इतिहास का एक बेहद खतरनाक दौर। बैंक एक एक करके गिर रहे थे, शेयर बाजार धराशायी हो रहे थे, लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे और पूरी दुनिया आर्थिक संकट के अंधेरे में डूब रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब इस संकट से निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तभी G20 आगे आता है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ बैठती हैं और बड़े बड़े फैसले लेती हैं। उन्होंने बैंकों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर राहत पैकेज दिए, ब्याज दरें घटाईं और मिलकर ऐसी नीतियां बनाईं जिससे आर्थिक गिरावट को रोका जा सके। ये पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि अगर ये 20 देश एक साथ काम करें तो वे वैश्विक संकट को टाल सकते हैं। और सच में उन्होंने दुनिया को डूबने से बचा लिया। यहीं से G20 सिर्फ एक बैठक नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक शक्ति केंद्र बन गया। यहीं से शुरू हुई एक नई पावर एरा। G20 की कहानी शुरू होती है 1999 से, जब एशियाई वित्तीय संकट ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। तब यह महसूस हुआ कि G7 जैसे छोटे समूह अब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल रही थी और नई अर्थव्यवस्थाएं उभर रही थीं, जैसे भारत, चीन और ब्राजील। इसी वजह से एक बड़ा और समावेशी मंच बनाया गया, G20। शुरुआत में इसका उद्देश्य केवल वित्तीय स्थिरता बनाए रखना था, लेकिन 2008 के संकट के बाद इसकी भूमिका बहुत बड़ी हो गई। और आज G20 सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्वास्थ्य, हर बड़े मुद्दे पर चर्चा यहीं होती है। यानी जो मंच सिर्फ संकट से निपटने के लिए बना था, आज वही पूरी दुनिया का एजेंडा तय कर रहा है। ये शुरुआत में मजबूरी था, लेकिन आज एक जरूरत बन चुका है। दोस्त भी, दुश्मन भी, फ्रेनेमी डायनामिक। G20 की सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहां दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। कैमरे के सामने नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, सहयोग की बात करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कड़ी प्रतिस्पर्धा, व्यापार युद्ध और रणनीतिक टकराव चलता रहता है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, फिर भी G20 की मेज पर साथ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वैश्विक स्थिरता के लिए सहयोग जरूरी है। यही G20 की खासियत है, सहयोग भी, प्रतिस्पर्धा भी। ये एक ऐसा मंच है जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों साथ साथ चलती हैं और इसी संतुलन से दुनिया आगे बढ़ती है। अल्टीमेट टेक वॉर, अमेरिका बनाम चीन। आज की सबसे बड़ी लड़ाई कहां हो रही है? तेल के लिए नहीं, बल्कि तकनीक के लिए। सेमीकंडक्टर यानी चिप्स, जो हर मोबाइल, कार और एआई सिस्टम का आधार है, आज का नया तेल बन चुके हैं। अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी वर्चस्व की एक बड़ी होड़ चल रही है। अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, चीन अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाता है। दोनों देश G20 मंच का इस्तेमाल अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि जो तकनीक को नियंत्रित करेगा वही भविष्य को नियंत्रित करेगा। और इस प्रतिस्पर्धा का असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। आपकी मोबाइल से लेकर आपकी नौकरी तक सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, अगर दो देश युद्ध में हो तो क्या वे एक ही मेज पर बैठ सकते हैं? G20 में ऐसा होता है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बावजूद दोनों पक्ष G20 में शामिल होते हैं। वे बातचीत करते हैं, संवाद जारी रखते हैं। यही G20 की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत है। संवाद कभी रुकता नहीं, क्योंकि जब बातचीत बंद होती है तब टकराव और बढ़ जाता है। इसीलिए G20 एक ऐसा मंच है जहां दुश्मन भी साथ बैठकर बात करते हैं, और कभी-कभी यही बातचीत बड़े संघर्षों को रोक देती है। अब बात करते हैं असली असर की। मान लीजिए G20 में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, तो उसका सीधा असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ता है। जैसे रूस पर लगाए गए प्रतिबंध, तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, कीमतें बढ़ती हैं, बाजार में हलचल मच जाती है, और इसका असर आपके पेट्रोल के दाम, आपके रोजमर्रा के खर्च सब पर पड़ता है। यानी G20 के फैसले सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंचते हैं। वैश्विक नीति, स्थानीय असर। जब भी दुनिया किसी बड़े संकट का सामना करती है, एक टीम आगे आती है, G20। कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन वितरण, आर्थिक सहायता और वैश्विक सुधार योजनाओं में G20 की अहम भूमिका रही। देशों ने मिलकर फंड बनाए, सप्लाई चेन को संभाला और वैश्विक मंदी को रोकने की कोशिश की। इसीलिए G20 को अक्सर कहा जाता है दुनिया की इमरजेंसी टीम। जब हालात बिगड़ते हैं तो यही मंच समाधान लेकर आता है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि मानवता की भी रक्षा करता है। पहले G20 को अमीर देशों का क्लब माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब वैश्विक एजेंडा तय कर रहे हैं। फोकस अब बदल रहा है। वैश्विक असमानता, विकास, समावेशी वृद्धि। अब नीतियां सिर्फ ताकतवर देशों के लिए नहीं, बल्कि विकासशील देशों के लिए भी बन रही हैं। दुनिया की आधी आबादी की आवाज अब ज्यादा मजबूत हो रही है, और ये बदलाव G20 के अंदर ही हो रहा है। भारत का मास्टर स्ट्रोक G20 2023। G20 2023 में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनवाया। ये सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने वाला कदम था। भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ एक भागीदार नहीं, बल्कि एक नेता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु नेतृत्व और ग्लोबल साउथ की आवाज, भारत अब वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में है। और आने वाले समय में G20 के जरिए भारत की भूमिका और भी बड़ी हो सकती है। यानी दुनिया के बॉसेस में अब भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। पॉज एंड थिंक। क्या G20 नया UN है? जरा रुककर सोचिए। क्या G20 आज के दौर में एक नए यूनाइटेड नेशंस की तरह बनता जा रहा है? एक तरफ है UN, जहां लगभग पूरी दुनिया के देश शामिल हैं, जहां बड़ी बड़ी बहसें होती हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, लेकिन अक्सर फैसले धीमे होते हैं। कई बार UN ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में संघर्ष करता नजर आता है, क्योंकि वहां कंसेंसस बनाना मुश्किल होता है। अब दूसरी तरफ देखिए, G20। यहां केवल 20 देश हैं, लेकिन वही देश जो दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। यहां फैसले तेज होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इनका इंप्लीमेंटेशन भी जल्दी होता है। यानी एक तरफ डिस्कशन ड्रिवन सिस्टम है और दूसरी तरफ एक्शन ड्रिवन प्लेटफॉर्म। तो क्या G20 UN की जगह ले रहा है? शायद नहीं, लेकिन एक बात साफ है, आज जियोपॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। UN अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन रियल पावर, रियल डिसीजंस अब G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा दिखते हैं, और यही बदलाव आने वाले समय की दिशा तय करेगा। अब सवाल है, भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई किस चीज पर होगी? तेल, जमीन या कुछ और? असल में आने वाले समय की जंग 2 बड़े मोर्चों पर लड़ी जाएगी। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा क्लाइमेट चेंज। AI यानी वो तकनीक जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, जॉब्स और पावर स्ट्रक्चर को बदल सकती है। जो देश AI को कंट्रोल करेगा, वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। इसलिए AI गवर्नेंस यानी इसकी रूल्स और रेगुलेशंस G20 का सबसे बड़ा एजेंडा बनने वाला है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत होगी। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब आने वाले समय की ग्लोबल प्रायोरिटीज हैं।
लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ट्रस्ट। अगर देशों के बीच भरोसा नहीं होगा, अगर वे एक दूसरे पर शक करते रहेंगे, तो G20 अपने मकसद में फेल भी हो सकता है। इसलिए भविष्य की असली लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी या एनवायरनमेंट की नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन और ट्रस्ट की भी है। अब तक हमने जो समझा उसे 3 आसान बिंदुओं में समझते हैं। पहली बात, G20 सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का कंट्रोल रूम बन चुका है। दूसरी बात, ये सिर्फ संकट के समय काम नहीं करता, बल्कि ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पैंडेमिक हो या ट्रेड वॉर्स, G20 हर जगह मौजूद है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया जैसी इमर्जिंग पावर्स अब दुनिया की रूल्स बदल रहे हैं। अब केवल पश्चिमी देश ही फैसले नहीं लेते, बल्कि डेवलपिंग नेशंस भी अपनी आवाज मजबूत कर रहे हैं। यानी दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है और G20 इस बदलाव का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। तो अब सवाल आपसे, क्या G20 सच में दुनिया बदल सकता है या ये सिर्फ एक और ग्लोबल फोरम बनकर रह जाएगा? आपके हिसाब से G20 के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देशों के बीच ट्रस्ट की कमी, बढ़ती जियोपॉलिटिक्स राइवलरी या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम जियोपॉलिटिक्स के सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। और हां, अगली वीडियो में हम करेंगे डीप एनालिसिस। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।